डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12 के पाठ का तीसरा पॉइंट प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में समझेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा कि हमारे जीवन में काम आने वाले या मनुष्य के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को अपन संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जो प्रकृति में स्वतः बने हैं, अपने आप बने हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे वायु है, मृदा है, ये जल है, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ये संसाधन, इनका हमें प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए? प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट, यानी कि इनको हमें किस प्रकार से उपयोग में लेना है, उनका किस प्रकार से संरक्षण करना है, एक ठीक प्रकार से इसकी योजना बनानी है बचाव के लिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है, और ये काफी बड़ा पॉइंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, केवल आपको वही बातें पढ़नी है। तो प्राकृतिक संसाधनों में पहला पॉइंट आता है कि न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ये हेडिंग जो है इसको अंडरलाइन कर लेना है। न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। न्याय संगत का मतलब क्या है? यानी कि किन्हीं वस्तुओं को, जो संसाधन है, उनका हमें कितना उपयोग करना है, ठीक है, कितना उनका दोहन करना है। दोहन करना यानी कि उन्हें अपन काम में लेते हैं, तो हमें उनका किस प्रकार से न्याय संगत उपयोग करना चाहिए, और फिर उनका बचाव कैसे करना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, ठीक है। तो आपको यहां से इसको अंडरलाइन करना है आगे। ये हेडिंग तो आपको अंडरलाइन करनी है कि प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध। योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग करना, प्लान बनाना, ठीक है, कि हमें इस प्रकार से काम करना है। न्याय संगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण का मतलब ये कि उनका न तो ज्यादा उपयोग किया जाए, न बहुत ही कम उपयोग किया जाए, हमारे विवेक से हमें उपयोग में लेना है। उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ, यानी कि अगर इनका अपन संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो इनका अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती हैं, यानी कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जो कि एक सीमित संसाधन है, ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ा था कि अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। तो ये भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखी जा सकती हैं। जैसे वन संपदा है, वो भी एक संसाधन है। अगर इसी प्रकार से पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं बचेंगे। तो हमें इनको सुरक्षित रखना है भविष्य के लिए, आगे आने वाले कल के लिए इनको सुरक्षित रखना है। संपदाओं एवं संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है, ठीक है। ये इसकी अंडरलाइन इसको भी कर लीजिए। यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण का मतलब ये है कि योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही उनका संरक्षण है। इसे अपन संरक्षण कहेंगे। और संरक्षण का अर्थ यह है कदापि नहीं है, यानी कि संरक्षण अपन किसे नहीं कहेंगे। संरक्षण का मतलब ये भी नहीं है कि हम इनका उपयोग ही नहीं करें, ठीक है, हम इनको काम ही नहीं ले, हम बहुत ज्यादा कंजूसी करें, ठीक है। संरक्षण का मतलब यह है हमें इतना तो उसको काम में लेना है और इतना हमें बचाना है आगे के लिए, ठीक है। विवेकपूर्ण उपयोग करना है संसाधनों का। जैसे पानी है, ठीक है, मृदा है या वन है, ये उसका विवेकपूर्ण उपयोग अपन के, यानी कि क्या क्या चीजें का उपयोग अपन को कैसे नहीं करना चाहिए, वो 3 पॉइंट में यहां दिया गया है। यानी कि संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए। यानी कि ऐसा ही नहीं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें ही नहीं। जैसे कोयला पेट्रोलियम का खूब भंडार है, हम ये चाहते हैं कि वो बचे रहें, तो ऐसा नहीं है कि हम उनका उपयोग नहीं करें। अगर उपयोग नहीं करेंगे तो मोटर गाड़ियां कैसे चलेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने कैसे चलेंगे, ठीक है। परंतु उनका विवेकपूर्ण दोहन करना है, सोच समझ के उनका उपयोग करना है। जैसे घर में अगर 2 गाड़ियां हैं और आप दोनों एक ही तरफ जाते हैं, तो आप अलग अलग गाड़ी का प्रयोग न करें, एक में ही चले जाए। मुख्य रूप से हो सके जहां तक जो बस वगैरह है उनका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप एग्जाम्पल से बताया कि हमें उनका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना है। दूसरा पॉइंट है कि उनके उपयोग में कंजूसी की जाए। यानी कि ये संरक्षण का अर्थ बता रहा है कि संरक्षण का महत्व, उपयोग ये नहीं है, संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम कंजूसी करें बिल्कुल ही बहुत ज्यादा, ठीक है। हमें उनका ठीक ढंग से उपयोग करना है और उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। अगर हम ऐसा कर ले कि हम आज तो उसको बचा के रखें भविष्य के लिए, कल को आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो तुरंत ही उसको समाप्त कर दे, और हम आज उसके लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसका इस प्रकार से उपयोग करना है कि आगे वाली पीढ़ी के लिए बच जाए और हम भी उसका उपयोग करते रहें।
तो ये इसने 3 पॉइंट में बताया कि संरक्षण का उपयोग क्या नहीं है। वन संरक्षण से हमारा तात्पर्य है, अब ये बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक, यानी कि संसाधनों का बहुत लंबे समय तक उपयोग करें, ठीक है, आगे आने वाले वर्षों तक उपयोग करें, कई हजारों वर्षों तक उपयोग करें। अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जिससे बहुत सारे मनुष्य, आगे आने वाली पीढ़ियां जो है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी इसका लाभ मिल सके। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग हो, ठीक है, ये इसका मतलब बता दिया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब ये हेडिंग आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। भाई हमें ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, हम इनको संरक्षित क्यों कर रहे हैं, तो उस आवश्यकता के बारे में ये मैंने हेडिंग आपको इसको समझना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता आ रहा है, ठीक है। हम प्राचीन काल से ही मनुष्य अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है। जैसे वृक्षों का उपयोग तो जब से मनुष्य विकास हुआ है तब से करता आ रहा है। खाद्यान्नों, खाद्यान्नों मतलब ये है कि जो खाने योग्य जो पदार्थ है, ठीक है, और अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए उसने भूमि को जोता है, जोता यानी कि खेती की है हमने भूमि के, तो भूमि एक संसाधन है, हमने उसका उपयोग किया है। सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों व खनिजों का शोषण एवं उपयोग किया है। हमने खनिज पदार्थ का मतलब ये है कि खनिज जो खान से निकाले जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, धातु है या अधातु है, हमने उनका भी उपयोग किया है, ठीक है। पिछली 2 शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की तीव्र वृद्धि तीव्र गति से हुई है, ठीक है। पिछले 2 शताब्दी मतलब क्या है, पिछले 200 वर्षों में विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी, वहां 5.25 अरब पहुंच चुकी है, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है, जिसके कारण ये सभी चीजें बढ़ गई हैं, इनकी डिमांड बढ़ चुकी है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते आ रहे हैं, और हमने अब तक प्राकृतिक संसाधनों का वास्तव में बहुत तेजी से शोषण किया है। शोषण मतलब उनको उपयोग में लिया है, नष्ट कर दिया उनको एक प्रकार से, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। और इससे क्या होगा, जैसे बहुत ज्यादा पेड़ अपन काट देंगे तो वायुमंडल का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा, उसमें जो गैसों का संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। अगर पानी को अपन इस प्रकार से दोहन करते रहेंगे, काम में लेते रहेंगे, तो एक दिन पानी जो है पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम बचेगा, ठीक है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, और ये हमें पता है कि जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो उससे क्या होता है, यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अगर ऐसा होता रहा तो मनुष्य भी यहाँ पृथ्वी पर रहने लायक पृथ्वी अपने लिए नहीं बचेगी, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता हो चला है, पर आवश्यक हो चला है। तो ये इसकी आवश्यकता के बारे में, यहाँ ये लाइन आपको इसमें याद करनी है, मन इंपोर्टेंट है कि मानव के अस्तित्व यानी कि मनुष्य को बचाने के लिए और उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन की आवश्यकता है, ठीक है। मनुष्य के लिए ये, क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य को माना गया है, और वो तो है भी, वास्तव में मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। उसने लोहे को आकाश में उड़ा दिया, ठीक है, तो बुद्धिजीवी तो है ही। अगला पॉइंट है संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि हमें संसाधनों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसे पहले अपन ने पढ़ा कि संरक्षण का जरूरत क्यों पड़ी, संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ठीक है। ये मनुष्य के लिए आगे उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता है। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, वो उपाय की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है, पूंजी यानी कि जो प्राकृतिक संपदा जो है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, ठीक है, प्राकृतिक जो घटक हैं, जैविक घटक हैं, वो हमारी पूंजी एक प्रकार से हमारे लिए धन है, संपदा है, जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन पर परस्पर परस्परावलंबी, देखो परस्परावलंबी का मतलब यह है कि जिनका अपन परस्पर एक दूसरे का, परस्पर का मतलब क्या होता है, परस्पर का मतलब है एक दूसरे से संबंधित, ठीक है, एवं परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। अतः एक, देखो कैसे हो गए, अतः एक का ह्रास हो या विनाश या नाश हो तो उसका कोई प्रभाव दूसरे आर्थिक चक्र पर भी पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक चीज का अंत हो जाएगा, जैसे वन संपदा पूरी समाप्त हो जाती है, तो उसका प्रभाव वर्षा पे भी पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि वन ही क्या करते हैं, बरसात को आकर्षित करते हैं। तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। हमें उसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर है, हमें यानी कि कौन सी चीजें कितनी है, उसको कितना काम लेना है, करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला पेट्रोलियम है, ठीक है, उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। अगर हमें उसी प्रकार से इसको मिस यूज करते रहेंगे, गलत उपयोग करते रहेंगे, तो हमारी अदूरदर्शिता मतलब ये है कि निकट भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगी। हमारे दूरदर्शी वो सोच नहीं है। सीमित परिलाभ परिभाग वाली संपदा यानी कि जो कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कोयला पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करना श्रेयस्कर है। यानी कि कोयला पेट्रोलियम जो है उसका हमें हमारे पास दूसरा विकल्प होना चाहिए, हमें वो ढूंढना चाहिए कि कोयले की जगह, पेट्रोलियम की जगह हम क्या काम में लेंगे, क्योंकि ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा, वो सारी ऊर्जाओं का हमें उनका भी काम में लेना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है, और इसके लिए हमें सरकार और जो गैर सरकारी जो स्तर हैं, जैसे कुछ एनजीओ होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर अपना सहयोग करते हैं। और चौथे पॉइंट में है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। हमें जो वन का मतलब क्या था, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहां उनमें जंगली जानवर पाए जाते हैं, जंगली जंतु पाए जाते हैं, तो उसका संरक्षण और उसका प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातें हैं, इसमें भी आपको मैं बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। देखिए वन ही, अगर वन नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि हमें प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और वन वह क्षेत्र है जहां जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आई हैं और प्राणियों व पौधों की लाखों जातियों की उत्पत्ति हुई है। वनों के अंदर ही मनुष्य के जो हमारे पूर्वज थे वो जंगल में रहते थे, आदि आदि मानव जो थे उस समय, ठीक है, उन्हीं के अंदर बहुत सारी जातियां उत्पन्न हुई हैं। जंगली जानवर जो है अभी भी जंगलों में पाए जाते हैं। वन बरसात में उसमें पानी के संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोतों एवं नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रण होने के साथ साथ नियंत्रक होने के साथ साथ जलवायु के लिए वायुमंडल को आर्द्रता की पूर्ति भी करते हैं। यानी कि वन जो है वो जल चक्र को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और उससे संघनन की क्रिया होगी, वापस बादल बनेंगे और बरसात होगी। और वृक्ष क्या करते हैं, बरसात को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जल चक्र को भी संतुलित करते हैं और वायुमंडल में गैसों का भी संतुलन, बैलेंस बनाए रखते हैं। जो O2 और CO2 गैस का जो संतुलन है वो वन ही बनाते हैं। वन न केवल जल व वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं। देखो ये भी आपको अंडरलाइन करनी है कि वन जल व वायु के कटाव से होने वाले जो कटाव है, उपजाऊ मिट्टी की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि अगर जहां पेड़ ज्यादा रहेंगे वहां उनकी जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को बांधे रखती हैं और उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, बल्कि ये सक्रिय अजैव चट्टानों से उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में भी से एक है। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे कुछ वर्षों में टूटती जाती है, फिर और छोटे कणों में टूटती हैं और छोटे कणों में टूटती हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों से ही मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे मृदा जनन भी कहते हैं, ठीक है, पेडोजेनेसिस कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में भी आवश्यक है, सहायक है, ठीक है, ये भी बात इसमें खास है। और आगे लिखा है, वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार इसमें दामों में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए लकड़ी का व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि लकड़ी की कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ने से ही बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये व्यापार उन्होंने बना लिया कि हम लकड़ी ही जंगलों को काटेंगे और उनको बेचेंगे। कि दुनिया भर के जंगलों को खतरा उत्पन्न हो गया है और उनका क्षेत्रफल कम होने के कारण जगह जगह सूखा पड़ने लगा है। जहां वन कम होंगे वहां बरसात कम होगी और बरसात कम होगी तो वहां सूखा पड़ेगा। जहां कहीं पानी बरसता है, पेड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, और पेड़ नहीं होंगे तो वहां उपजाऊ मिट्टी का कटाव हो जाएगा। और पेड़ों की कटाई का असर पहाड़ों पर भी होने के कारण पानी बरसने पर वहां की मिट्टी बहकर नदियों में आ जाती है। फलस्वरूप नदियां इतनी उथली हो जाती हैं, उथली मतलब उनका पेंदा पानी के नीचे पेंदे में मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो उन्हें कहते हैं उथली हुई, ठीक है। कि थोड़ा सा जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नदी का जो पेंदा है उसमें मिट्टी आ गई कट करके पहाड़ों से, वहां से तो पेंदा ऊपर हो गया। पेंदा ऊपर उठेगा तो पानी का स्तर भी ऊपर उठेगा और उससे क्या होगा, नदी में बाढ़ आती है, उफान आता है। जंगलों की रक्षा का सवाल आज हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तब अपन रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अपन भी नहीं रह पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए जंगलों के विनाश के बावजूद भारत में लगभग 15,000 स्पीसीज में जातियां के पुष्पीय पौधे एवं इससे दुगनी स्पीसीज शेष वनस्पति समूह की पाई जाती हैं। यानी कि अभी भी अपने पास इतने पौधे बचे हुए हैं। पौधों की कुल
उपलब्ध जातियों में से 15% आर्थिक महत्व की हैं। आर्थिक मतलब अपने, यानी कि जिससे अपन को अपने लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। भारतीय वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा ऐसे, कि भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखो वन के कई प्रकार हैं, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, तो ये उष्ण कटिबंधीय वन है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की एक विशेषता यह है कि इसमें जैव विविधता अत्यधिक होती है। देखो सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में ही पाई जाती है। देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण मतलब जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, अपना जो अरुणाचल प्रदेश है, जहां ठंड उधर ज्यादा पड़ती है, पहाड़ी एरिया है, उधर शीतोष्ण जलवायु वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे लिखा है, वनोपज के रूप में इसमें 35 लाख घन मीटर टिम्बर, टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ी है, ठीक है, 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी, जलाने के काम आती है, एवं असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे बांस है, औषधियां हैं, गोंद है, रेजिन है, रबड़ है, सुगंधित तेल है, तेल का बीज है, तेल बीज, अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से हमें प्राप्त होने वाली चीजें हैं। वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता है। मतलब सबसे पहला काम हमारे लिए वनों की रक्षा करना है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम होते जा रहे हैं। यानी कि उपग्रह जो तस्वीर भेजते हैं, सैटेलाइट, वो उनसे पता चला है कि हमारे जंगल बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि साफ की जाती है। विभिन्न निर्माण कार्यों, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए विश्व भर में वन काटे जा रहे हैं। आरंभ में जहां पृथ्वी के लगभग 70% भूभाग पर वन थे, शुरू में पृथ्वी पर लगभग 70% वन थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, वहां बिल्डिंग, इमारतें खड़ी हो गई, यानी कि कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, जहां लगभग 16 से 17% भागों पर वन आच्छादित है। यानी कि पृथ्वी पर पहले 70% भूमि पर भूमि पर वन थे, परंतु आज 16 से 17% ही बचे हैं, और लगभग हमें यानी कि 30-31% जो है वन होने चाहिए। वन उन्मूलन का एक कारण, अब देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम का आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से आप इसको जरूर अंडरलाइन कर कीजिएगा। वन उन्मूलन का एक कारण झूम खेती को भी माना जाता है। देखो उन्मूलन का मतलब है वनों का कटाव, ठीक है, यानी कि आप समझोगे सर ये उन्मूलन क्या आ गया, वनों का कटाव, ठीक है, पेड़ पौधों का कटाव करना ही वन उन्मूलन कहलाता है। तो पेड़ों का, वृक्षों का, जंगली पौधों का कटाव करने का एक मुख्य कारण क्या है, झूम खेती। अब झूम खेती क्या होती है, झूम खेती में ये होता है कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं, वो पहाड़ों पर जो जंगल है, वन है, उनको काटते हैं और वहां उनको काट करके उनको जला देते हैं। जलाने से जो राख बनती है, उस राख में बहुत ही प्रकार के खनिज लवण होते हैं, और उससे वो मिट्टी के अंदर उस जगह पर खेती करते हैं। वो वहां पर 3 से 4 साल खेती करेंगे, उसके बाद में उस जमीन को छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां जो वृक्ष थे वो तो कम हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, झूम खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड परीक्षा में कि झूम खेती क्या है। और वन उन्मूलन का एक जो कारण है वो झूम खेती को माना जाता है। इस प्रकार की खेती में, अंडरलाइन कर लो, किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को, किसी को क्षेत्र विशेष, सारी जगह नहीं काटते, कुछ लोग जो आदिवासी लोग हैं वो ही करते हैं, कि वहां जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं उनको जलाकर राख कर दी जाती है, वो जला देते हैं, जिससे वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल की जाती है। उर्वरता यानी कि भूमि की उर्वरता, उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और वो 2 से 3 साल तक वहां खेती करते हैं, अच्छी फसल होती है। उर्वरता कम होने पर अब धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, क्योंकि फसल है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को अवशोषित कर लेती है, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम जाती है। कम होने पर अन्य क्षेत्र में यही विधि अपनाई जाती है, और वो आदिवासी लोग जो है वो वहां से उठ करके किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके बहुत बड़े क्षेत्र का वनों का विनाश कर देते हैं, वनों को नष्ट कर देते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा आगे भी, हमारे देश में नागालैंड, ये जो राज्य है वहां ऐसा होता है, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व आसाम में आदिवासी इसे अपनाते हैं। जो हमारे भारत के जो पूर्वी, ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, मुख्य रूप से इन राज्यों में ऐसा होता है, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं वो ऐसा करते हैं, झूम खेती को अपनाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ज्यादा समझिएगा। वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा अपरदन, जैसे मिट्टी का कटाव हो जाएगा, वन्य जीवन का विनाश, वन्य जीवन के जैसे जंगली जानवर जो है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधों के अंदर रहने वाले जो पक्षी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, जलवायु में परिवर्तन होगा, ठीक है, और मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वहां पर बरसात कम होगी, और उससे मरुस्थलीय वहां क्षेत्र बन जाएगा। प्रदूषण में वृद्धि, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो प्रदूषण अधिक फैलेगा, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ठीक है, वो सारी चीजें। इसीलिए पेड़ों को, सड़क के किनारे हमें वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं।
वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड परीक्षा में आपके। ठीक है, इसमें आपके यहाँ लगभग शायद 8 से 10 पॉइंट दिए गए हैं, अपन समझते हैं कि वनों को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, पहला उपाय, वनों की पोषणीय सीमा तक की ही कटाई की जानी चाहिए, यानी कि हमें सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, कुछ वृक्ष वहां छोड़ने भी चाहिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो काटने के लिए। जैसे अपन को रेल की लाइन बिछानी है या कहीं सड़क हाईवे बनना है तो हमें उतने वृक्षों को काटना चाहिए जितनी दूरी पर वहां वृक्ष सड़क का निर्माण होना है। ठीक है, वन काटने और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। जितने अपन वन काटते हैं उतने ही हमें वृक्षारोपण करने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सड़क के निर्माण के दौरान 1,000 वृक्ष काटे तो सड़क के किनारे हमें वहां वापस उनकी पूर्ति करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा या टीवी न्यूज में देखा होगा कि अखबार में पढ़ा होगा कि जंगल में आग लग जाती है, तो हमें वनों की आग से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इस हेतु निरीक्षण गृह एवं अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए, यानी कि जंगल की बिल्कुल निगरानी रखनी चाहिए, निरीक्षण उनकी जांच करते रहनी चाहिए जंगल में। ठीक है, कोई ज्वलनशील चीज तो वहां नहीं है या मनुष्य का वहां आवागमन बंद होना चाहिए। ठीक है, और अगर आग लग भी जाती है तो वहां अग्नि रक्षा पथ का मतलब क्या है, आग को बुझाने के लिए जो दमकल होती हैं, फायर ब्रिगेड होती हैं, उनकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है यहाँ इसमें, वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर तथा रोगग्रस्त वृक्षों को काटकर रक्षा की जानी चाहिए। अगर एक वृक्ष रोगग्रस्त हो गया है तो धीरे धीरे वो अन्य पौधों को भी, रोगी बना देगा, इसलिए हमें रोगग्रस्त वृक्षों को तो काट देना चाहिए और कीट पौधों में जो है और कीटों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव भी करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों में अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखो, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता, यानी कि विविधतापूर्ण वनों का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे हम बहुत बड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हैं, किसी जो सरकारी भूमि है, ठीक है, जोहड़ भूमि हो सकती है, पहाड़ी एरिया हो सकता है, आपके गांव के आसपास, शहर के आसपास, ठीक, वहां वृक्षारोपण हर बार वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। तो हमें वहां पर अलग अलग प्रकार के पौधे लगाने चाहिए, जैसे शीशम का पेड़ लगा दिया, नीम का लगा दिया, ठीक है, और पीपल का लगा दिया। तो अलग अलग प्रकार के पौधे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, विविधतापूर्ण, उसको विविधता कहेंगे, है ना। ठीक है, और एक रूपता यानी कि एक ही प्रकार के पौधे लगाएंगे तो वो हमारे लिए थोड़े से कम लाभदायक होते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के पौधे ही वृक्षारोपण में लगाने चाहिए। तो ये कह रहा है कि विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि विविधतापूर्ण वनों को ही लगाना चाहिए, एक रूपता वाले वनों को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पत्ती की कृषि पर रोक लगा जानी चाहिए। जो अभी पढ़ा आपने की झूम खेती जो है वो वृक्षों को काट करके उनको जला करके पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग करते हैं, उसके ऊपर अपन को प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए सरकार को। ठीक है, अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ईंधन का मतलब जलाओ लकड़ी, जंगली क्षेत्र के अंदर जहाँ आसपास कोई कॉलोनी या लोग रहते हैं, गांव वाले लोग हैं, वो उन पेड़ों को काटते रहते हैं और जलाते रहते हैं ईंधन के रूप में। तो हमें उसकी जगह अन्य विकल्प जैसे अपन को जो सौर चूल्हे का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अपने एलपीजी सिलेंडर जो अपने घरों में सिलेंडर है, गैस का उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, आजकल सरकार उसके लिए भी बहुत प्रकार की योजनाएं चला रही है, तो इस प्रकार से हमें उनको भी काम में लेना चाहिए। और इमारती लकड़ी के लिए भी, इमारती लकड़ी जैसे अपन फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसकी जगह हमें एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह हैं, ठीक है, या लोहे के जो है अपनी खिड़की दरवाजे हैं उनको अपन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अन्य विकल्प भी अपने पास है, तो पेड़ों को नहीं काट करके हमें उनका उपयोग करना चाहिए। सातवां पॉइंट है, बांधों एवं बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। बांध का मतलब क्या होता है, कोई किसी बड़े जो नदी है उस नदी के ऊपर अपने को तालाब बना दिया, जैसे कोई नदी जा रही है इधर से इधर जा रही है और अपने यहाँ को एक बड़ी दीवार खींच करके तालाब बना दिया, तो ये जो नदी का पानी है, ठीक है, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये बांध बन गया एक प्रकार से। बांध यानी कि डैम, जिसको अंग्रेजी में डैम भी कहते हैं, बांध है। या बहुउद्देशीय योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसको नदियों के आपस में जोड़ने का भी काम है। ठीक है, एक नदी का पानी दूसरी नदी के अंदर पहुंचाना है, तो ये बहुउद्देशीय योजना है। या पानी बांध से उससे बिजली बन सकती है पानी से। ठीक, तो उस समय भी हमें वनों को काटने से बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। आठवां पॉइंट है, वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृति की जाए। जन चेतना, जन मतलब लोगों को
चेतना मतलब क्या है, यानी कि लोगों में बात पहुंचानी है, उनको जागृत करना है, जागरूक करना है लोगों को, व्यक्तियों को, गांव गांव, शहर शहर और ढाणियों में, कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है। ठीक है, इसके लिए देखो चिपको आंदोलन अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन, शांत घाटी क्षेत्र आदि इस जागरूकता के परिणाम है। ठीक है, अपन इस पाठ में आगे पढ़ेंगे चिपको आंदोलन क्या है। देखो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें अंडरलाइन नहीं करवा रहे आप, मैंने जो पॉइंट बताए हैं 10 पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 पूरे आगे। वन संरक्षण में सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं की महती भूमिका। जो सामाजिक संस्थाएं हैं या कुछ स्वयंसेवी यानी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, वो भी इसमें काम करती हैं। नवा पॉइंट है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेयस्कर है। सामाजिक वानिकी जिसमें लोग जो है, लोग ही काम करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक वानिकी। अगली हेडिंग आएगी अपनी सामाजिक वानिकी के बारे में, जो कि इसकी लास्ट हेडिंग है, सामाजिक वानिकी क्या है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये नोवा पॉइंट इसी के बारे में आगे आएगा, उसको अपन समझ लेंगे आगे कि सामाजिक वानिकी क्या है। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही है ना काम करना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना लोगों के द्वारा ही करना है सब कुछ। ठीक है, वो आगे आ जाएगा। वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से अनुपालना की जाए। देखो पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, जिन्हें अपन वन संरक्षण के नियम या कानून कहते हैं। तो उनकी सरकार को अच्छी तरह से पालना की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिकार करता है, पेड़ों को काटता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। सामाजिक वानिकी क्या है, अगली और लास्ट हेडिंग आज के टॉपिक की। सामाजिक वानिकी यानी कि समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा। तो हम आपको इसमें मुख्य जो बात है उसको अपन आगे अंडरलाइन कर लेंगे, अपन पढ़ते हैं, देखें क्या है इसमें। देश में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर में अधिक अवक्रमित भूमि प्रति वर्ष वन्य रोपण की आवश्यकता है, यानी कि हमें इतना वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि परिस्थिति संतुलन को बनाया जा सके। सामाजिक वानिकी के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इससे न केवल वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, वरन बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, यानी कि व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा अगर ऐसा करते हैं तो। राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को अपनाने के सुझाव दिए थे, ताकि वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी, गौण वनोत्पाद प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, आपको ये अंडरलाइन करनी है बात। इसे यानी सामाजिक वानिकी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि ये इसकी परिभाषा है। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा ही, लोगों के लिए ही और लोगों द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा कार्यक्रम के रूप में। किसके, कौन सा कार्यक्रम, वनों को बचाने के लिए। ठीक है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए या प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए, वही सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी यानी कि वन, समाज के द्वारा वनों को बचाना। सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि वानिकी, ठीक है, यानी कि खेती के साथ साथ अपन वानिकी का काम भी कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी कि जहां पर सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, नहरें हैं, ठीक है, उनके लिए वृक्षारोपण करना, उनके भी आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए। और तीसरा अंतिम पॉइंट है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। गांव के जो लोग हैं वो सार्वजनिक भूमि, जो पशु चारागाह के लिए छोटी की भूमि हो सकती है, जोड़ भूमि हो सकती है, बी हेड हो सकता है, ठीक है, जो अपने सरकारी कोई जमीन है उसके ऊपर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए किया गया जो सामाजिक प्रोग्राम है, समाज के द्वारा किया गया जो कार्यक्रम है वनों को बचाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए, वो ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इसका जो अपना मेन पॉइंट था, जो मेन हेडिंग थी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके बारे में समझा। धन्यवाद।